हेलो फ्रेंड्स, नमस्कारम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उम्मीद में। एंड दोस्तों, आज फिर अपन जो इरिगेशन इंजीनियरिंग टेक्निकल सब्जेक्ट था उसका ये सीरीज़ पार्ट नंबर 3 लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। इस लेक्चर के अंदर अपन कवर करेंगे क्वालिटी ऑफ द इरिगेशन वाटर एंड इट्स पैरामीटर। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर के कौन कौन से पैरामीटर है ऑन द बेसिस दैट वी कैन क्लासीफाई दैट दिस वाटर इज एलिजिबल फॉर द इरिगेशन पर्पज़ और ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए पैरामीटर अलग है, इरिगेशन वाटर के लिए पैरामीटर कुछ अलग है। कौन कौन से पैरामीटर है उनको अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो लेट वी स्टार्ट विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। तो दोस्तों, इन दिस लेक्चर वी विल कवर द क्वालिटी ऑफ द इरिगेशन वाटर, सेडिमेंट्स। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर के अंदर सेडिमेंट्स कंसंट्रेशन, सेडिमेंट्स कौन कौन से सेडिमेंट्स है जो अपने इरिगेशन वाटर को अनयूजफुल बनाते हैं फॉर इरिगेशन पर्पज़ के लिए एंड वाटर को अनयूजफुल बनाते हैं। टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्युबल सार वैल्यू एंड अल्कलाइन सॉइल, सैलाइन सॉइल, सोडिक वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक एलिमेंट। तो दोस्तों, दीज आर द कुछ पैरामीटर्स ऑन द बेसिस बी डिफाइन दे दिस वाटर इज एलिजिबल फॉर द इरिगेशन पर्पज़ और नॉट फॉर द इरिगेशन पर्पज़। तो दोस्तों, इसमें अपन डिस्कस करते हैं कि जैसे कि सेडिमेंटेशन, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्युबल साल्ट, सार वैल्यू, एल्कलाइन क्या उसका सैलाइन पैरामीटर क्या होगा, एल्कलाइन पैरामीटर क्या होगा, सोडिक वाटर का होगा उसका क्लासिफिकेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक एलिमेंट, बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन एंड बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। तो इन दीज आर द कुछ पैरामीटर है, ये पैरामीटर है, इनके बेसिस पे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। क्वालिटी ऑफ द इरिगेशन वाटर, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे दोस्तों कि क्वालिटी ऑफ द इरिगेशन वाटर में कौन कौन से पैरामीटर थे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट, कौन सी इम्प्योरिटीज़ थी, उनको अपन डिस्कस कर रहे थे। तो इसके अंदर है दोस्तों वेरियस इम्प्योरिटीज़ विच मेक द वाटर अनफिट फॉर द इरिगेशन पर्पज़। कल भी अपन डिस्कस किए थे, कल पॉइंट आउट किए थे, लेकिन दोस्तों आज अपन इसका पूरा डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अपन कल डिस्कस कर चुके थे कि कौन कौन से पैरामीटर है। कल अपन ने डिस्कस किया था कि सेडिमेंट कंसंट्रेशन, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्युबल, जो कि अपन ने पहले भी डिस्कस कर सके कि अपन इस लेक्चर में ये कवर करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। सोडियम कंसंट्रेशन, क्वांटिटी ऑफ द टॉक्सिक एलिमेंट, हार्डनेस ऑफ द वाटर, इट इज़ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन इन इरिगेशन वाटर। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेडिमेंट्स। तो दोस्तों, सेडिमेंट्स का अपन अगर यहाँ पे डिस्कस करें कि सेडिमेंट्स के बारे में अगर उनको डिस्कस करना है, तो सेडिमेंट्स दोस्तों अपन का जो वाटर है इरिगेशन पर्पज़ के लिए, वो या तो किसी कैनाल के थ्रू आता है जनरली, या फिर किसी पॉन्ड्स के थ्रू, या फिर ट्यूबवेल के थ्रू सप्लाई होता है। तो दोस्तों, जो भी वाटर सप्लाई होता है उसमें क्या होता है कि सेडिमेंट्स, फाइन सेडिमेंट्स होते हैं। तो उनमें फाइन सेडिमेंट्स में दोस्तों क्या क्या हो सकता है, सिल्ट एंड क्ले हो सकता है। तो जो सिल्ट एंड क्ले होता है वो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, फाइन सेडिमेंट्स होते हैं दोस्तों। अगर ये सेडिमेंट्स अपनी जो सैंड है, अपनी जैसे कि जो ये सेडिमेंट है जो कोर्स ग्रेन सॉइल के ऊपर अगर इनका इरिगेशन वाटर के साथ में आते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल के ऊपर, तो ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। बिकॉज दोस्तों, जैसे कि फाइन सिल्ट एंड क्ले है वो एक कोर्स पार्टिकल के साथ में, कोर्स सैंड के अपनी सॉइल के साथ में डिपॉजिट होते हैं सैंडी सॉइल के ऊपर, तो ये क्या करते हैं, फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। एंड इफ़ द सेडिमेंट्स कम ऑन द फर्टाइल सॉइल, अगर मेरा जैसे पहले से ही उसकी फर्टिलिटी अच्छी है सॉइल की, और कहीं से भी इरोजन होकर के या कहीं से भी नदी नालों में से अपना जो सिल्ट एंड क्ले है वो आ रहा है इरिगेशन वाटर में, तो इरिगेशन वाटर में अगर वो आएगा तो वो क्या करेगा, फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देगा और टोटली अपना यील्ड है उसको भी रिड्यूस कर देगा। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि सेडिमेंट्स का जो कंसंट्रेशन है वो टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, टाइप ऑफ द सॉइल के ऊपर। तो अपना सॉइल किस टाइप का है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये हुआ सेडिमेंट्स का कंसंट्रेशन, कौन कौन से सेडिमेंट्स है जो अपने इरिगेशन वाटर को में कंसिडर किए जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों, सेकंड है टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्युबल साल्ट। तो दोस्तों, जो सॉल्युबल साल्ट है, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्युबल साल्ट है, उनके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये हो सकते हैं। तो
दोस्तों स्टार्टिंग में क्या होता है कि इन द स्टार्टिंग दीज आर नॉट हार्मफुल बट अलोंग विद द टाइम इट मे बी हार्मफुल। जैसे कि इनिशियल कंसंट्रेशन होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, सोडियम, उनका इनिशियली में ये स्टार्टिंग में हार्मफुल नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे कंटिन्यूसली अपना जो इरीगेटेड लैंड है, इरीगेशन क्रॉप लैंड है, उसके अपन इरीगेशन बार बार करेंगे तो क्या होगा, ये इनका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, सॉइल के अंदर इनका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा और लेयर टू लेयर यहाँ पे डिपोजिशन होता जाएगा। जैसे ही लेयर टू लेयर डिपोजिशन होगा तो ये क्या करेंगे कि ऑस्मोटिक एक्टिविटी होती है अपनी प्लांट की, जो रूट्स का जो पानी एब्जॉर्ब खींचने की जो कैपेसिटी होती है अपने प्लांट का, उसको क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है और यील्ड है अपने इनडायरेक्टली रिड्यूस हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये टाइम टेकन फिनोमेना है, स्टार्टिंग में इट्स नॉट हार्मफुल फॉर द क्रॉप बट आफ्टर सम टाइम ये क्रॉप के लिए एंड अपनी सॉइल के लिए भी हार्मफुल होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्लांट ग्रोथ डिपेंड लार्जली ऑन द टोटल कंसंट्रेशन, जो कि टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्युबल साल्ट पर डिपेंड करता है। सैलिनिटी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉइल रिप्रेजेंटेड बाय द CS। तो दोस्तों यहाँ पे जो टोटल कंसंट्रेशन है अपना, जिसको सैलिनिटी कंसंट्रेशन CS से रिप्रेजेंट कराया है, उसका मेजरमेंट, तो दोस्तों उसके लिए ये फॉर्मूला है CS इक्वल टू, एक मिनट दोस्तों, टोटल कंसंट्रेशन जो अपन मेजर करते हैं यहाँ पे, तो वो उसके लिए ये फॉर्मूला है दोस्तों, CS इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई Q डिवाइडेड बाई द Q माइनस के CU माइनस के P इफेक्ट ब्रैकेट क्लोज। तो अब दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे कि इसमें C क्या चीज़ है, Q क्या चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पे C है जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, ये C है जो क्या है दोस्तों, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट है, जो कि अपन ने क्या किया है, जो सप्लाई किया है वाटर, उसके अंदर जो अपना डिस्चार्ज गया है इरीगेशन वाटर के लिए। Q क्या चीज़ है, क्वांटिटी ऑफ द वाटर अप्लाइड, जो क्वांटिटी ऑफ द अप्लाइड वाटर है, जिसमें मैंने जितना क्वांटिटी ऑफ अप्लाइड वाटर किया है उसके अंदर C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट है। CU क्या चीज़ है दोस्तों, कंजम्पटिव यूज ऑफ द इरीगेशन वाटर। तो दोस्तों कंजम्पटिव यूज ऑफ इरीगेशन मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर यूज्ड बाय द प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ। तो ये CU अपना इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो CU क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपना कंजम्पटिव यूज कितना है, इरीगेशन वाटर का कंजम्पटिवली यूज कितना हुआ है फुल ग्रोथ के लिए, तो ये हुआ CU। P इफेक्टिव क्या चीज़ है दोस्तों, P इफेक्टिव है कि इफेक्टिव रेनफॉल, यानी कि अपना जो क्रॉप पीरियड था, इरिगेशन पीरियड था, उसमें बेस पीरियड में जहाँ पे अपने सप्लाई कर रहे थे वाटर का, उसमें रेनफॉल कितना हुआ है उसको अपन डिटेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से अपन को सैलिनिटी कंसंट्रेशन CS मिलता है। ठीक है दोस्तों, P इफेक्ट मैंने डिस्कस कर ही दिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो सॉल्ट कंसंट्रेशन इन ppm में लिया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन या मिलीग्राम पर लीटर में। अगर मेरा जो टोटल कंसंट्रेशन है, सैलिनिटी कंसंट्रेशन है, टोटल सॉल्युबल साल्ट का जो कंसंट्रेशन है, अगर मेरा इसका वैल्यू 700 ppm से ज़्यादा जाता है तो ये कुछ क्रॉप होती है उनके लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। लेकिन अगर दोस्तों ये ही अगर मेरा कंसंट्रेशन कितना हो, 2000 ppm के बराबर हो, तो 2000 ppm के बराबर होता है, तो अगर इससे ज़्यादा होता है तो ये हार्मफुल होता है टू ऑल क्रॉप्स, सभी क्रॉप्स के लिए ये हार्मफुल होता है। तो फॉर सॉल्युबल साल्ट कंसंट्रेशन द सॉइल इफेक्ट मोर एंड विद टाइम इट बिकेम द अनफर्टाइल लैंड। जैसे जैसे सॉल्युबल साल्ट अपना बढ़ता जाता है, सॉल्युबल साल्ट कंसंट्रेशन सॉइल, तो ये क्या करता है कि अपनी सॉइल को अनफर्टाइल कर देता है। तो दोस्तों जो सॉल्युबल साल्ट होते हैं वो भी अपनी फर्टिलिटी को रिड्यूस करता है और इनडायरेक्टली अपनी क्रॉप यील्ड है उसको रिड्यूस करता है। तो दोस्तों जो साल्ट कंसंट्रेशन होता है, सॉल्युबल साल्ट कंसंट्रेशन होता है, उसको अपन कैसे मेजर करते हैं, तो उसको मेजर करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के थ्रू। तो इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के थ्रू किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपन वाटर का क्लासिफिकेशन करेंगे दोस्तों कि किस किस टाइप का वाटर है और उसका सैलिनिटी नेचर कैसा है, कंडक्टिविटी कितने कितने है, तो इसको किस सैलिनिटी में रखा जाएगा, इसका कैरेक्टराइजेशन अपन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि दोस्तों ये लो सैलिनिटी वाटर है, लो सैलिनिटी वाटर है टाइप ऑफ वाटर के अंदर। इसका टाइप ऑफ सैलिनिटी देखा तो टाइप ऑफ सैलिनिटी के अंदर यहाँ पे C1 एंड इसका जो कंडक्टिविटी है 100 टू लेकर के 250 माइक्रोम्यो पर सेंटीमीटर। तो कंडक्टिविटी है वो किस में मेजर किया जाता है, माइक्रोम्यो पर सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है दोस्तों।
अब दोस्तों अपन इसका डिस्कस करेंगे कि ये जो कंडक्टिविटी के हिसाब से ये वाटर है कि C1 सैलिनिटी इसका नेचर है और 100 to 250 माइक्रोम पर सेंटीमीटर इसकी कंडक्टिविटी है। तो ये किस टाइप की इरिगेशन के लिए, किस टाइप की इरिगेशन के लिए, किस टाइप की फसल के लिए अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वाटर है वो टाइप C1 सैलिनिटी का है और उसकी जो कंडक्टिविटी है वो 100 to 250 माइक्रोम पर सेंटीमीटर के बीच में लाई करती है, तो कैन वी यूज़ फॉर द इरिगेशन फॉर ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप, कैन बी यूज्ड। तो ऐसे वाटर को अपन क्या है किसी के भी लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब सेकंड वन आता है कि लो मीडियम सैलिनिटी। मीडियम सैलिनिटी के अंदर क्या होता है दोस्तों, मीडियम सैलिनिटी टाइप ऑफ सैलिनिटी क्या है, C2 टाइप ऑफ वाटर मीडियम सैलिनिटी का, एंड कंडक्टिविटी बिटवीन द 250 to 750 माइक्रोम पर सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसको किस प्रकार की फसल के लिए यूज़ कर सकते हैं, मॉडरेट अमाउंट ऑफ द लीचिंग, अगर जहाँ पे मतलब कि लीचिंग मॉडरेट टाइप का होता है एंड सॉल्ट टॉलरेंट कैपेसिटी होती है वो प्लांट की, वो अच्छी होती है और इसका जो सैलिनिटी है उस पर वो कंट्रोल कर सके और ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर सके, उस जगह पर अपन मीडियम सैलिनिटी वाटर का यूज़ इरिगेशन पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है हाई सैलिनिटी वाटर। हाई सैलिनिटी वाटर के लिए थर्ड C3 एंड इसका जो कंडक्टिविटी होता है वो 750 to 2050 के बीच में लाई करता है। तो दोस्तों इस प्रकार का हाई सैलिनिटी वाटर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन इसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इरिगेशन पर्पज़ के लिए प्रोविडेड करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हाई साल्ट टॉलरेंट प्लांट है, हाई सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट है, उनके लिए अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। वेरी हाई सैलिनिटी, इसको C4 कैटेगरी के अंदर रखा गया है दोस्तों, वेरी हाई सैलिनिटी कंसंट्रेशन के अंदर। अगर मेरा जो सैलिनिटी का कंसंट्रेशन है वो 20 to 50 माइक्रोम पर सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो इसको इस टाइप का वाटर की कैटेगरी में रखा गया है। और इस टाइप अगर मेरा कंडक्टिविटी इतना आ जाता है 2250 माइक्रोम पर सेंटीमीटर आ जाता है, तो ऐसे वाटर को इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ बिल्कुल नहीं करते। तो दोस्तों ये अपना था सोल्यूबल साल्ट का कंसंट्रेशन, जिसको अपन ने मेजर किया कंडक्टिविटी के थ्रू, और अपन ने देखा कि किस टाइप का वाटर है, किस टाइप की सैलिनिटी का वाटर है, कितनी कंडक्टिविटी रखता है और इसको किस टाइप की फसल के लिए अपन यूज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रोपोर्शन ऑफ द सोडियम आयन टू अदर कैटायंस। तो दोस्तों अपना वाटर है उसमें कैल्शियम आयन भी प्रेजेंट रहता है, पोटेशियम भी रहता है, मैग्नीशियम भी रहता है, लेकिन दोस्तों जो सोडियम होता है वो सोडियम होता है, अगर मेरा सोडियम का कंसंट्रेशन होता है वो लेस देन 5% है, मतलब अगर मेरा लेस देन 5% है टोटल एक्सचेंजेबल कैटाइंस का, जितने भी उसमें कैटाइन है उसका अगर 5% है तो नो प्रॉब्लम। इफ द परसेंटेज इंक्रीज, अगर 10% से ज़्यादा और 10% के बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, अपना सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस करता है, और जो सॉइल के जो ग्रेन होते हैं, तो दोस्तों जो सॉइल के ग्रेन होते हैं उनको क्या कर देता है, ये ग्रेन ब्रेक डाउन एंड सॉइल बिकम द लेस परमेबल ऑफ द पुअरर टिल्थ। तो दोस्तों ये क्या करता है, इनडायरेक्टली सॉइल की जो क्वालिटी होता है उसको रिड्यूस कर देता है, एंड जिस कंसंट्रेशन होता है वो 5% तक ही होता है, लेकिन अगर 5% से ज़्यादा बढ़ गया और 10% से भी ज़्यादा बढ़ गया तो ये सॉइल के एग्रीगेशन नेचर होता है, मतलब कि एक साथ में जो रहने का होता है, सॉइल भुरभुरी टाइप की हो जाती है, जैसे कि चीनी होती है, चीनी कभी एक साथ नहीं रहती, दाने दाने से में बिखर जाती है। इसी प्रकार से सॉइल का पार्टिकल है वो मतलब कि एक तरह से अनफर्टाइल करके उसको एग्रीगेशन होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, सॉइल ग्रेन को ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये अपना सोडियम कंसंट्रेशन के बारे में था। और इसके आगे देखते हैं दोस्तों, क्रस्टिंग ऑफ द सॉइल स्टार्ट विद द पीएच इंक्रीज, सॉइल बिकम द एल्कलाइन। तो दोस्तों अपनों की सॉइल है वो क्रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है सॉइल का, तथा उसकी पीएच बढ़ती जाती है और उसका नेचर कैसा हो जाता है, एल्कलाइन टाइप का नेचर हो जाता है। हाई सोडिक सॉइल प्लास्टिक हो जाती है, स्टिकी हो जाती है, व्हेन द बेट, मतलब कि अगर मेरा सॉइल है वो गीली होगा, बेट होगा, तो वो उसका नेचर क्या होगा, स्टिकी होगा, प्लास्टिक होगा। एंड अगर मेरा ये ड्राई हो जाता है तो ये फॉर्म क्लॉड्स एंड क्रस्ट व्हेन ड्राई। तो दोस्तों ये अपने क्लॉड्स मतलब ढेलों में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्या कर जाता है, ड्राई हो जाता है, ड्राई होने पर क्रस्ट हो जाता है। तो आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों, सोडियम आयन कंसंट्रेशन इन सॉइल मेजर्ड बाय द SAR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो।
तो दोस्तों जो अपन सोडियम आयन का जो कंसंट्रेशन है उसको किससे मेजर, सोडियम आयन कंसंट्रेशन कैसे मेजर कर सकते हैं, सार वैल्यू से, जिसका सार वैल्यू का जो फॉर्मूला है उसमें सोडियम प्लस डिवाइडेड बाई द अंडर रूट के अंदर कैल्शियम प्लस 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 मैग्नीशियम प्लस 2 डिवाइडेड बाई द 2। तो ये अपना सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो है, जिससे अपन सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू द अदर आयन टोटल एक्सचेंजेबल कैटायन के रूप में, जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम कितना है और उसमें सोडियम का परसेंटेज, मतलब कि एक तरह से सोडियम कंसंट्रेशन कितना है, तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो से अपन मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपन को एक बात याद रखना है कि जो कंसंट्रेशन होती है आयंस की वो किस में रखी जाती है, कंसंट्रेशन आयन इन ईपीएम यानी कि इक्विवेलेंट पर मिलियन। तो इक्विवेलेंट इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं दोस्तों, जैसे मेरा कंसंट्रेशन है सोल्ट का वो मिलीग्राम पर लीटर में है, मिलीग्राम पर लीटर है, तो मिलीग्राम पर लीटर को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, उसके इक्विवेलेंट वेट से, एंड इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करने पर कंसंट्रेशन 60 को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करने पर, यानी कि एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय द वैलेंसी, वो इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करने पर अपन को ईपीएम में इसका कंसंट्रेशन, आयन का कंसंट्रेशन मिल जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द सार वैल्यू, दोस्तों अपन सार वैल्यू के बेसिस पे वाटर का, इरिगेशन वाटर को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सार वैल्यू के बेस पे क्लासीफाइड एज द, तो दोस्तों अपन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो आगे अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा टाइप ऑफ वाटर है वो लो सोडिक वाटर है तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, S1 टाइप का वाटर होगा। इसका सार वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0 to 10 के बीच में होगा। और इस टाइप का वाटर होता है वो किस टाइप की फसल के लिए यूज़फुल हो सकता है दोस्तों, जैसे कि अगर मैंने देखा कि मेरा लो सोडिक वाटर है और उसका क्लासिफिकेशन S1 टाइप का है एंड सार वैल्यू है वो 0 to 10 है, तो इस टाइप का इरिगेशन होता है वो ऑल, इस टाइप का जो इरिगेशन वाटर होता है वो सभी प्रकार की फसलों के लिए, ऑल टाइप की फसल के लिए, फॉर ऑल पर्पज़ के लिए, ऑल टाइप की फसल के लिए अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मीडियम सोडिक वाटर, इसका क्लासिफिकेशन S2 के अंदर रखा गया है तथा जिसका एंड SR वैल्यू 10 to 18 रखा गया है, 18 रखा गया है। और ये इस टाइप की जो इरिगेशन वाटर होता है वो hazardous in fine texture soil which may require the gypsum, it is but may be used on the coarse texture or the organic soil with good permeability। तो दोस्तों इस प्रकार का इरिगेशन वाटर होता है वो कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन दोनों के लिए यूज़ में ले सकता है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन को क्या यूज़ में लेना पड़ेगा, जिप्सम यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों हाई सोडिक वाटर, हाई सोडिक वाटर जिसको S3 कैटेगरी के अंदर रखा गया है और जिसका सार वैल्यू है वो 18 to 26 के बीच में वेरी कर रहा है। एंड दिस टाइप का वाटर है जो इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है हाई सोडिक वाटर के अंदर, जिसका सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो है वो 18 to 26 है। वो मतलब कि सभी फसल के लिए हार्मफुल हो सकता है, सभी फसल के लिए हार्मफुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, गुड ड्रेनेज अरेंजमेंट करना पड़ेगा एंड जिप्सम एडिशन करना पड़ेगा एंड प्रॉपर इरिगेशन करना पड़ेगा। इन चीज़ों का सबका ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके इस टाइप के वाटर को हम इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों वेरी हाई सोडिक वाटर, इसको S4 कैटेगरी के अंदर रखा गया है, जिसका सार वैल्यू है वो ग्रेटर देन 26 होता है और इसको अपन दोस्तों एवॉइड करके चलते हैं, एवॉइड, जनरली नॉट इन यूज फॉर इरिगेशन पर्पज। तो दोस्तों ये अपना एक सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो के बेसिस पे अपने टाइप ऑफ वाटर का क्लासिफिकेशन किया कि इस टाइप का वाटर है उसका क्लासिफिकेशन S1, S2, S3, S4 टाइप का है और इस टाइप का वाटर किस प्रकार की फसल के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन को याद रखना है एंड आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगर मेरे को सार की वैल्यू को डिक्रीज़ करना है दोस्तों, अगर मेरा सार वैल्यू कैन बी डिक्रीज बाई द एडिंग द जिप्सम, अगर मेरे को सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो है उसको कम करना है तो मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम को ऐड करना पड़ेगा। अब दोस्तों आगे आता है कि अपन को क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल के अंदर क्लासिफिकेशन करना है कि ये सॉइल किस टाइप की है। तो इसमें क्लासिफिकेशन में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्कलाइन एंड सेलाइन सॉइल। तो दोस्तों एल्कलाइन एंड सेलाइन सॉइल है तो उसको अपन EC के बेसिस पे यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ESP मतलब एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज के बेसिस पे एंड pH के बेसिस पे डिफाइन किया है कि अगर ESP की वैल्यू, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज की वैल्यू इतनी होगी
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू इतनी इतनी होगी, पीएच की वैल्यू इतनी इतनी होगी फॉर सेलाइन टाइप की सॉइल के लिए, एल्कलाइन टाइप की सॉइल के लिए एंड सेलाइन एल्कलाइन टाइप की सॉइल के लिए। तो दोस्तों आगे क्लासिफिकेशन का डिस्कस करते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है ईसी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? अपन को सॉल्ट का कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है ईएसपी, ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ द सोडियम विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल एक्सचेंजेबल कैटायंस। तो दोस्तों जो ईएसपी है, ईएसपी अपन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोडियम का कंसंट्रेशन कितना है, सोडियम कंसंट्रेशन, सोडियम परसेंटेज कितना है विद रिस्पेक्ट टू द टोटल एक्सचेंजेबल। तो ये ईएसपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पीएच अपना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। तो इनके बेसिस पे अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल किया है, एल्कलाइन या सेलाइन सॉइल। तो आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। सेलाइन या वाइट एल्कलाई सॉइल, इसके लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू ग्रेटर देन 4000 होता है एंड ईएसपी की वैल्यू लेस देन 15 होता है एंड पीएच की वैल्यू लेस देन या इक्वलेंट 8.5 होता है। एल्कलाइन सेलाइन सॉइल होते हैं, सेलाइन को वाइट एल्कलाई सॉइल भी बोल दिया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों एल्कलाइन या सोडिक या ब्लैक और नॉन सेलाइन सॉइल। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 4000 से लेस देन होनी चाहिए तथा ईएसपी की वैल्यू ग्रेटर देन 15 होनी चाहिए और पीएच की वैल्यू 8.5 to 10 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो तब जाके अपन उस टाइप की सॉइल को बोल सकते हैं कि ये एल्कलाइन सॉइल है। एल्कलाइन सॉइल को दूसरे नाम सोडियम सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक सॉइल के नाम से भी जानते हैं, या फिर ब्लैक एल्कलाई सॉइल के नाम से, या फिर नॉन सेलाइन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट सेलाइन एल्कली सॉइल। सेलाइन एल्कलाई सॉइल के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करता हूँ तो वो ग्रेटर देन 4000 होता है एंड इलेक्ट्रिक ईएसपी की बात करता हूँ एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज की, तो वो ग्रेटर देन 15 होता है एंड पीएच की वैल्यू लाई बिटवीन द लेस देन 8.5। तो इस टाइप से अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल का किया, सेलाइन एल्कलाइन सॉइल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सार वी क्लासीफाई द टाइप ऑफ द वाटर एंड सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ द सॉइल। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द पोटेंशियली टॉक्सिक एलिमेंट। दोस्तों जो भी कंसंट्रेशन होता है टॉक्सिक एलिमेंट का, जैसे कि कहीं पे भी मेरा सीवेज आउटलेट है, सीवेज का कोई भी नाला वगैरह है, उस जगह से अगर मैं जा रहा है वहाँ पे इंडस्ट्री का आउटलेट, इंडस्ट्री का जो भी वेस्टेज है वो भी आउट हो रहा है, जैसे कि डाई इंडस्ट्री है मेरी या फिर एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री है, उससे क्या होता है टॉक्सिक एलिमेंट का एग्जैक्ट होता है दोस्तों। जैसे ही टॉक्सिक एलिमेंट अपने सीवेज में या फिर किसी भी टाइप के जो वेस्ट वाटर जा रहा है उसमें अगर मिलता है और उसको अपन इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो दोस्तों वो कुछ क्रॉप ऐसी होती है जो टॉक्सिक एलिमेंट को भी डाइजेस्ट कर जाती है, ब्रेक कर जाती है उसको, एंड सॉइल पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करती है। तो उनका एक कंसंट्रेशन फिक्स होता है दोस्तों कि इतने कंसंट्रेशन तक ही वो सरवाइव करेगी। अगर मेरा कंसंट्रेशन बढ़ता है तो वो क्या होगी, प्लांट के लिए हार्मफुल होगा, प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टिल द फिक्स कंसंट्रेशन ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट रिक्वायर फॉर प्लांट ग्रोथ बट मोर विल बी हार्मफुल। मतलब कि कोई जैसे इंसान को देख लो, इंसान भी क्या होता है एक लिमिट तक खाना खा सकता है, या फिर एक लिमिट होता है उतने तक ही कोई किसी भी मेडिसिन या किसी का भी, जैसे कि कोई नशा कर रहा है तो उसका डोज है उसका बॉडी रजिस्ट करेगा, लेकिन एक आफ्टर डोज की लिमिट के बाहर अगर अपन उसको डोज देंगे तो वो क्या करेगा, उसकी बॉडी में रिएक्शन जनरेट करेगा और उसकी बॉडी को हार्मफुल होगा। ऐसे ही इसका जो ग्रोथ के लिए एक फिक्स अमाउंट तो वो फिक्स होता है कि इतने फिक्स अमाउंट तक तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद में क्या होता है वो हार्मफुल होता है। जैसे कि अपन एग्जांपल के तौर पे देखें कि बोरोन का जो कंसंट्रेशन है दोस्तों, जो बोरोन का कंसंट्रेशन है, तो दोस्तों बोरोन का कंसंट्रेशन में क्या होता है कि बोरोन में अगर इसका कंसंट्रेशन है वो इज ग्रेटर देन 0.3 ppm हार्मफुल टू द सर्टेन प्लांट। अगर मेरा इसका बोरोन का कंसंट्रेशन है वो ग्रेटर देन है किसे 0.3 ppm पार्ट्स पर मिलियन, तो वो कहा कि कुछ ही प्लांट के लिए हार्मफुल होगा। अगर मेरा कंसंट्रेशन है वो ग्रेटर देन है 0.5 ppm से, तो हार्मफुल टू द नट्स या सिट्रस फ्रूट्स के लिए अपन का हार्मफुल होता है।
अगर इसका कंसंट्रेशन दोस्तों 4 ppm से ज़्यादा हो जाता है, अगर इसका कंसंट्रेशन 4 ppm से ज़्यादा हो जाता है तो ये सभी प्रकार की इवन फॉर द मोस्ट टॉलरेंट क्रॉप, तो जो भी मोस्ट टॉलरेंट क्रॉप है उनके लिए भी हार्मफुल होता है। और जो मोस्ट टॉलरेंट क्रॉप है वो इसमें सर्वाइव कर सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा 4 ppm एक एक्सीड शुड नॉट बी एक्सीड 4 ppm। उसके बाद आता है दोस्तों सेलेनियम। नेक्स्ट टॉक्सिक एलिमेंट के अंदर सेलेनियम शुड बी इन लो कंसंट्रेशन। तो दोस्तों जैसे कि अपने प्लांट को देखा होगा कि ये प्लांट का मेरा लीव्स है, प्लांट का लीव्स है, कभी कभी प्लांट की लीव्स क्या होता है साइड से वर्ण जैसी हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है। तो दोस्तों जो लीव है वो येलो कलर की हो गई, येलो कलर की हो गई, तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट है या एनवायरनमेंट में जो कंसंट्रेशन है टॉक्सिक एलिमेंट की वो उसको सूटेबल नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसलिए जो अपना इरिगेशन वाटर है उनमें इन पैरामीटर का भी ध्यान रखा जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन। तो दोस्तों बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन को मैं अपन ऐसे देख सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर में अपन क्या कहते हैं कि हार्डनेस ऑफ द वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर दोस्तों मेरा ये क्या है कि रिजल्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, अगर मेरा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट है तो वही हार्डनेस होता है ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। तो कह सकता हूँ कि मैं कि इरिगेशन वाटर के लिए भी हार्डनेस मेन पैरामीटर होता है। एंड अगर इसका मेरा जो प्रोपोर्शन है इनका इंक्रीज द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयन दैट इज़ हार्मफुल। तो दोस्तों जैसे ही मेरा कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन कैल्शियम और मैग्नीशियम के बढ़ता जाता है तो वो क्या करता है कि अपना अदर जो कैटाइंस है उनका भी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, टोटली हार्मफुल होगा अपने इरिगेशन पर्पज़ के लिए। तो ये भी एक वाटर का क्वालिटी पैरामीटर है जिसको अपन ध्यान में रखते हैं। तो दोस्तों आगे है बैक्टीरियल कंटामिनेशन। तो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ नॉट सीरियस प्रॉब्लम बट द इनडायरेक्टली अफेक्ट टू द ह्यूमन बीइंग बिकॉज द कंटेमिनेटेड इरिगेशन क्रॉप ईटन बाय द अस। जैसे कि अगर मैंने जैसे नाले के किनारे पर अगर मैं फसल इरीगेट कर रहा हूँ, कोई भी फसल है नाले के पानी से इरीगेट कर रहा हूँ या नाले के किनारे पे मैं उनको ग्रो कर रहा हूँ, क्रॉप कर रहा हूँ, तो दोस्तों जो होता है उसमें क्या होता है एक्यूमुलेशन हो जाता है। एक्यूमुलेशन होता है उसको एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों। हर एक स्टेज पे जाके इसका एक्यूमुलेशन बढ़ता जाता है और डाइजेशन रेट होती है वो कम होती जाती है, मतलब जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं और या फिर जो बैक्टीरियल है कंटामिनेशन है वो क्रॉप ग्रो कर जाएगा लेकिन उसके अंदर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई भी फंगस है या फिर कोई भी इंसेक्ट्स है इंसर्ट हो जाता है तो वो इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करता है या फिर जो भी उसको यूज़ करता है ईटन पर्पज़ के हिसाब से या कोई एनिमल या हम, तो हमारे लिए इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ये अपना आज की क्लास था जिसमें अपन ने आज डिस्कस किया एंड नेक्स्ट में वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों कि अपना वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप के बारे में, जिसमें कि ड्यूटी डेल्टा ऑफ द क्रॉप एंड द फ्रिक्वेंसी रोटेशन पीरियड ऑफ द इरिगेशन वाटर एंड एफिशिएंसी ऑफ द इरिगेशन वाटर, इन दीज ऑल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि आपको सिविल इंजीनियर उम्मीद के साथ में टेक्निकल शॉर्ट नोट्स का रिवीजन हो सके एंड आपको अच्छे से नॉलेज मिल सके और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और जैसे ही ये सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा दोस्तों तो उसके बाद में अपन क्या करेंगे, आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन करवाएंगे जिससे कि पूरे सब्जेक्ट को एक साथ कवर किया जा सके, बाइंड अप किया जा सकते हैं कि एक शॉर्ट नोट्स का आपको एक कैप्सूल प्रोवाइड किया जाएगा रिवीजन के तौर पे एंड पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा इन नोट्स का। एंड दोस्तों मेरे ऑटोकैड की सीरीज़ थी इरिगेशन का, ये चल ही रहा है, हाइड्रोलॉजी का मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आने वाले टाइम पे अपन एनवायरनमेंट का भी सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल में वैकेंसी आई है। इसमें एमटेक एंड बीटेक क्वालिफिकेशन रखा है, लेवल 10 एंड लेवल 10 में रखा गया है। तो दोस्तों लेवल 12 अच्छा है, कोई भी बुरा वो नहीं है कि बुरा है, तो इसलिए दोस्तों आप पढ़ाई करते रहिए एंड आने वाले टाइम में मेरे वीडियो को देखने के लिए, नोटिफिकेशन को देखने के लिए बेल आइकन को ऑन रखिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।